हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशन। और इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सारे इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को A to Z बताऊंगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो अनडाउटेडली एग्जाम में इन्हीं में से आपका कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव का पूरे सब्जेक्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6 तक के सारे वीडियोस अपलोडेड है। उन सभी का लिंक ऊपर आई बटन में आते जाएगा या नीचे प्लेलिस्ट होगा, बीएसटी के प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे के सारे अपने चैप्टर्स को जो है वो एक एक करके पढ़ सकते हो। बीएसटी नहीं, अपने सभी सब्जेक्ट को आप इजी तरीके से पढ़ सकते हो। सबके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई आखिरकार निर्देशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है निर्देशन क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। देखो, निर्देशन का क्या मतलब होता है। साधारण शब्दों में कहें तो किसी संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को कार्य के लिए दिशा निर्देश देना ही निर्देशन कहलाता है। मान लो कि इससे पहले का जो चैप्टर है नियुक्तिकरण में कार्य करने के लिए कर्मचारियों का चुनाव कर लेते हैं, यानी लोगों को चुन लेते हैं जो मेरे फार्म में काम करेगा। अब जब वो लोग काम करेगा तो उन लोगों को ट्रेनिंग भी दे दिए, प्रशिक्षण भी दे दिए। अब उन लोगों को बताना है काम कि देखो भाई, तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ काम करो, तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो। तो लोगों को काम करने के लिए निर्देश देना, लोगों को काम करने के लिए दिशा निर्देश देना, यही कहलाता है निर्देशन। बोला है यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बिल्कुल सही, प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है। निर्देशन के द्वारा लोगों में कर्मचारियों को निर्देशन के द्वारा लोगों एवं कर्मचारियों को यह बताया जाता है कि उन्हें कौन सा कार्य कब, कहां और कैसे तथा कितना करना है। निर्देशन में लोगों को बताया जाता है कि देखो, तुमको ये काम ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, ये नहीं करना है, इतना से इतना बजे तक इस काम को कर देना है। हर एक चीज के बारे में बताया जाता है। एक संगठन में निर्देशन का कार्य प्रबंध को उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। याद रखना, जो निर्देशन जो दिया जाता है औपचारिक संगठन में, सत्ता का प्रवाह उच्च स्तर से मध्य स्तर की ओर होता है और मध्य स्तर से निम्न स्तर की ओर, यानी टॉप लेवल मिडिल लेवल को ऑर्डर देगा, मिडिल लेवल लोअर को। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, यह कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजों को सीखना पड़ता है। निर्देशन के द्वारा ही कर्मचारी अपना कार्य शुरू करते हैं। निर्देश संगठन का उद्देश्य प्राप्ति के लिए अति आवश्यक होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि निर्देश मिलने के बाद ही कर्मचारी जो है वो अपना काम करना स्टार्ट करता है और इसी से जो है कर्मचारियों का उद्देश्य का पूरा होता है या संगठन में जो काम करना स्टार्ट होता है। देखो, नियुक्तिकरण में कर्मचारियों को चुन लिए, प्रशिक्षण भी दे दिए, भर्ती चयन प्रशिक्षण सब कर दिए, लेकिन काम करना स्टार्ट करेगा निर्देशन के बाद। मालिक उन लोगों को बताएगा कि कैसे काम करना है, कैसे करना है। उच्च स्तर वाला बताएगा मध्य स्तर को, मध्य स्तर निम्न स्तर को, और काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये बोल रहा है निर्देशन की परिभाषाएं, और हम बोल रहे हैं परिभाषा हमेशा बोलते हैं ना, डेफिनेशन लिखना है जब भी तो अर्थशास्त्री के अनुसार लिखना है। तो कुंटज एवं ओडेनोल ने क्या कहा, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना। हाँ, कुंटज एवं ओडेनोल ने कहा कर्मचारियों को कार्य के लिए तैयार करना ही निर्देशन कहलाता है। कर्मचारियों को काम के लिए तैयार करना निर्देशन कहलाता है। डेल कहते हैं निर्देशन व्यक्तियों को यह बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। निर्देशन लोगों को यह बताता है कि उन्हें क्या काम करना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि निर्देशन ना अपने आप में काफी लंबा चैप्टर है, इसके अंदर कई चीजें हैं, क्योंकि निर्देशन के अंदर ही इसके 4 प्रमुख तत्व या 4 प्रमुख घटक होते हैं। जैसे आपका नेतृत्व हो गया, आपका संप्रेषण हो गया, संदेश वाहन हो गया, अभिप्रेरण हो गया, और इन सब के बारे में पढ़ना है तो ऑटोमेटिक थोड़ा लंबा चैप्टर बन जाता है। लेकिन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% पूछेगा, और वही क्वेश्चन पूछेगा जो हम बताए हैं, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन पूछेगा 100% श्योर। क्या बोल रहा है, निर्देशन के प्रमुख लक्षण अथवा विशेषताओं को बताइए। तो देखो, निर्देशन का क्या क्या विशेषता होता है, तो 5 विशेषताओं को बताया गया है। यहां आप चाहें तो विशेषताओं को डील कर सकते हैं। पहला, प्रबंधकीय कार्य। जो निर्देशन होता है वो प्रबंध का कार्य होता है, सही बात है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निर्देशन जो है वो निरंतर चलते रहती है, हमेशा निर्देशन होता रहेगा। मानव संसाधनों से संबंधित, बिल्कुल निर्देशन के द्वारा लोगों को काम बताया जाता है, किसी मशीनों को नहीं, लोगों को काम बताया जाता है। इसके बाद बोल रहा है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर चलना। बिल्कुल है, जो निर्देशन है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर आता है। इसके बाद सर्वव्यापी कार्य। सर्वव्यापी कार्य का मतलब है कि सभी जगहों में निर्देशन का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को 12th का एग्जाम का तैयारी कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ऐसे पढ़ो। हम आप लोगों को निर्देश दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग काम अपना स्टार्ट करोगे, और जो लापरवाह होगा वो बात मानेगा ही नहीं। ठीक है,
चलो आगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है निर्देशन के प्रमुख घटकों अथवा तत्वों को बताइए। निर्देशन के 4 प्रमुख घटक होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखना। निर्देशन के 4 प्रमुख घटक होते हैं। एक होता है नेतृत्व यानी लीडरशिप, दूसरा होता है अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन, तीसरा होता है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, और चौथा होता है पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन। अब हम लोग एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे कि इन सारा चीजों का मतलब होता क्या है। ठीक है, नेतृत्व सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, नेतृत्व क्या है, इसके विशेषताओं को बताइए। तो नेतृत्व मतलब होता है कि एक अधीनस्थ, एक व्यक्ति जो है अपने अधीनस्थों को आदेशित करता है। देखो समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी जो हैं हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर है ना, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल है। तो नरेंद्र मोदी जो हैं, नरेंद्र मोदी को एक नेता कहा गया है, नेता। और एक नेता के द्वारा जो काम किया जाता है वो नेतृत्व होता है। याद रखना, नरेंद्र मोदी नेता है, प्रबंधक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी क्या है, नेता है, क्योंकि वो उनके अंडर में जितने भी मंत्री लोग हैं, जितने भी विधायक लोग हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, एक बार प्रधानमंत्री के ऑर्डर में सब लोग काम करना स्टार्ट कर देता, और इन सभी को एक साथ लेके चलना, इन लोगों से काम निकलवाना एक नेता अच्छा से जानता है। ठीक है, तो एक नेता के द्वारा जो काम किया जाता है वो नेतृत्व होता है, और प्रबंधक के द्वारा जो काम किया जाता प्रबंधक के द्वारा जो काम किया जाता है वो प्रबंधक होता है। देखो क्या बोल रहा है, सरल शब्दों में कहें तो नेतृत्व शब्द से आशय किसी नेता में मौजूद उस गुण से होता है जिससे वह अपने अधीनस्थों का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व के द्वारा एक नेता दूसरे व्यक्तियों को कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देता है। यहाँ एक टॉपिक आया है अधीनस्थ। अधीनस्थ मतलब होता है सबऑर्डिनेट, उनके नीचे जो लोग काम करते हैं। नेता है एक, उनके नीचे जो लोग काम करते हैं वो उसके होता है उनके नेतृत्व। जैसे कि मान लो क्रिकेट हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड कप चल रहा था, तो भारत का कैप्टन कौन थे, भारत के कैप्टन थे हमारे रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जो है एक लीडर है, एक नेतृत्व है, और उनके अंडर में पूरा टीम काम कर रहा था। वो जिसको जिसको जो जो ऑर्डर दे रहे थे सब लोग मान रहे थे। तो रोहित शर्मा जो है वो एक क्या है, लीडर है। याद रखना, लीडर है, मैनेजर नहीं है, लीडर है। चलो आगे क्वेश्चन पे आगे बोल रहा है यहाँ पे नेतृत्व दिशा निर्देश का एक प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक नेता अपने समूह का मार्गदर्शन करता है। एक नेता संगठन का उद्देश्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक नेता के पास अपने अनुयायियों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। अनुयायी मतलब उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को प्रभावित करता है, उन लोगों से काम निकलवाता है, और जो भी काम है वो उन लोगों के द्वारा करवाता है। ठीक है, नेतृत्व की विशेषताएं। चलो जी, नेतृत्व की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला, दिशा निर्देश का प्रमुख कार्य करना। एक नेता जो है हमेशा दिशा निर्देश देता है। याद रखना, एक प्रबंधक जो है उनके साथ मिलके काम करता है, लेकिन नेता जो है मिलके काम नहीं करता है, वो सिर्फ दिशा निर्देश देता है। आगे बोल रहा है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल, नेतृत्व भी हमेशा चलता रहता है। उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, आपका जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में मदद करता है। अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना। अधीनस्थों मतलब अनुयायी, अनुयायी मतलब उसके नीचे काम करने वाले लोग, उन लोगों को गाइडलाइन देना दिशा निर्देश का काम होता है। प्रबंधक के कार्य को सरल बनाना, और एक अच्छा लीडर जो होता है वो प्रबंधक के कार्यों को सरल बनाता है। ठीक, हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल एग्जाम में आप लोगों को पूछा था, और मोस्ट प्रोबेबल इसका हर साल पूछा जाने का चांसेस होता है। एक अच्छे नेता के प्रमुख गुणों को बताइए। एक अच्छे नेता में निम्नलिखित प्रमुख गुणों का होना आवश्यक है। यहाँ पे डील नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग क्या करोगे, इसको डील करोगे। ठीक है, अब एक नेता में देखो क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला, ज्ञान एवं शिक्षित होना। एक नेता जो है वो ज्ञानी एवं शिक्षित होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। 3 पे बोल रहा है निर्णय लेने की क्षमता का होना। एक नेता में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि वो सही समय पे सही निर्णय ले सके जो सभी के लिए जरूरी हो। उत्तम चरित्र का होना, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसका नेचर अच्छा होना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों से वो फिट होना चाहिए, यानी फिजिकली और मेंटली डैमेज ना रहे या उसका मानसिक संतुलन खराब ना रहे। लोगों से संप्रेषण करने का कला होना। संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। तो एक अच्छे नेता में लोगों से बातचीत करने का कला आना चाहिए। कोई कोई नेता ऐसे होता है, कभी कभी कोई कोई आदमी इतना अच्छा बात बोलता है कि मन करता है कि उसके बातों को बस सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, और कोई कोई इतना फालतू बोलता है ना कि उसका मतलब मन ही नहीं होता है कि उसका कोई बात सुने। तो एक नेता ऐसा होना चाहिए जो लोगों से बात करने का तरीका उनको आए, लोगों से मेल मिलाप हो उसका अच्छा से। व्यक्तिगत हितों के बारे में ना सोचकर समाज की कल्याण के बारे में सोचना। अपने से ज्यादा लोगों के बारे में सोचना, अपने से ज्यादा समाज के बारे में सोचना।
आत्मविश्वास एवं जिम्मेदारी का होना। एक नेता के पास जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी है तो मेरे नजरों में वो एक अच्छा नेता है। ठीक है, चलो इसके बाद दो और क्वालिटी बताया गया है यहाँ पे, लोगों को अभिप्रेरित करना, लोगों को मोटिवेट करना, उन लोगों से भी काम करवाना, आकर्षक व्यक्तित्व का होना, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का उसका होना चाहिए। ठीक है, चलो ये था नेता। अब आते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण इसका कार्य था, अभिप्रेरण। अभिप्रेरण क्या है, प्रबंध में इसके क्या महत्व है? देखो, अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन। अभिप्रेरण का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। जब कर्मचारी लोग किसी संगठन में कार्य करते हैं तो कर्मचारी अपने पूर्ण योग्यता से काम नहीं करते। जैसे आप लोग भी, आप लोग अभी आलसी हैं। मान लो अगर आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे 2 घंटा 3 घंटा, या कभी कभी तो पढ़ भी नहीं करते होंगे, लेकिन अगर आपको घर में कोई लालच दे दे, मम्मी या पापा बोल दे, या भैया लोग बोल दे, या मामा बोल दे, चाचा बोल दे कि अगर तुम ना 90% अगर लाई ना, या 90% लाया ना, तुमको एक मोबाइल खरीद देंगे, तुमको एक स्कूटी खरीदेंगे, तुम बाहर जाके पढ़ने चाहती है, तुमको बाहर भेजेंगे, तुमको गाड़ी चाहिए, हम गाड़ी ले देंगे तुमको। अगर ऐसा लालच दे दिया आपके मन में, तब आपको देखना, आप जो है आप जी जान लगा के अब आप मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे आप, क्योंकि आपके मन में क्या दे दिया गया? लालच दे दिया गया। तो इसी लालच को देना ताकि लोग ज्यादा काम करें, यही कहलाता है अभिप्रेरण। मोटिवेट करना नहीं होता है, कभी किसी का मोटिवेट स्पीच सुन लिए तो मन होता है कि पूरा काम करे, एकदम जोश शोर से काम करे। थोड़ा सा हमको इसको ना मूव करने दो थोड़ा। हाँ, कभी कभी किसी का मोटिवेशन सुन लेते हैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, मन करता है कि बस आप तो हम खूब जी जान लगा के जो है वो काम करेंगे। समझ में आया? तो कर्मचारियों की कार्य करने की इच्छा को बढ़ाना, उनके मन में लालच देना जिससे वो और ज्यादा काम कर सके, यही कहलाता है अभिप्रेरण। ठीक है, इससे काम करने की क्षमता बढ़ती है लोगों की। बोल रहा है अभिप्रेरण से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से होती है जिसके अंतर्गत किसी संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है। बिल्कुल सही। अभिप्रेरण के द्वारा कर्मचारियों को किसी वस्तु, पैसा, उपहार या अन्य चीजों का लालच दिया जाता है। बिल्कुल सही भाई, लालच दिया जाता है। लालच दिया जाता है जिससे उनके कार्य करने की इच्छा और अधिक उत्तेजित हो जाती है। अभिप्रेरित कर्मचारियों को अधिक लगन एवं मेहनत के साथ कार्य करते हैं। बिल्कुल सही, उनके मन में लालच दिया जाता है जिससे वो काम करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो काम करते हैं, जिससे संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। अब अगर कर्मचारी अच्छा से काम करेगा तो संगठन जो है वो जल्दी से जल्दी लाभ कमाएगा और उसका जो उद्देश्य है उसको पूरा कर लेगा। ठीक है, इसलिए लोगों को अभिप्रेरित करके हमेशा रखना चाहिए, मोटिवेट करके रखना चाहिए, और हमें खुद भी हमेशा मोटिवेट ही रहना चाहिए। इसके बाद आगे बोल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में आ गया अभिप्रेरण के महत्व। अब मोटिवेट लोगों को क्यों किया जाता है? तो सबसे पहला है कार्य कुशलता में वृद्धि, क्योंकि मोटिवेट करने से लोगों के कार्य कुशलता में वृद्धि आती है। हम डील नहीं किए हैं, आप लोग डील करोगे, हम आप लोग को डील करने का तरीका पहले ही सिखा दिए। ठीक है, कार्य कुशलता में वृद्धि करना, तो लिख सकते हैं कि अब अभिप्रेरण के द्वारा लोगों को जो है वो अभिप्रेरित किया जाता है, जिनसे लोगों के कार्य कुशलता बढ़ती है और वो अधिक मेहनत से काम करते हैं और अधिक तेजी से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानवीय संसाधनों का अधिक उपयोग। हाँ भाई, अभिप्रेरित जब लोगों को किया जाता है तो उससे लोग ज्यादा काम करते हैं तो मैन पावर बढ़ता है। उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल सही, अभिप्रेरित व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करता है। कार्य क्षमता में वृद्धि, लोगों के कार्य क्षमता में बढ़ती है। इसके बाद अनुपस्थिति में कमी, जो लोग मोटिवेट रहेंगे वो लोग जो है वो काम जो है वो absent नहीं करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट ही अगर उसको पढ़ने में बहुत मन है और वो सोचा है कि हम एकदम अच्छे नंबर से पास होंगे, तो वो कभी भी अपना पढ़ाई जो है वो मिस नहीं करेगा, अपना क्लास जो है वो कभी भी मिस नहीं करेगा। और जो स्टूडेंट जिसको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, वो आएगा सुबह उठ के तो आज पढ़ेंगे, नहीं तो फिर बोलेगा छोड़ दो कल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो अभी प्रेरित होगा वो कभी भी पढ़ाई से, अपना काम से पीछे नहीं भागेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पर्यवेक्षण की क्या विशेषता है। अब पर्यवेक्षण मतलब होता है सुपरविजन। जैसे कि हम लोगों का 3 स्तर होता है ना, प्रबंध का, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। तो सबसे निम्न स्तर में सुपरवाइजर पाया जाता है, पर्यवेक्षण पाया जाता है, पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षण मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात है, समझ लो। हाँ, सपोज कर लो ये एक आदमी है, क्या है, एक आदमी है, एक संगठन में काम करने वाला एक आदमी है। इसको और ये निम्न स्तर का कर्मचारी है, यानी कि ये पर्यवेक्षक है, और इसको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि भाई तुम देखो कि सभी काम जो है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। निम्न स्तर वाला
इसके साथ साथ जो सबसे नीचे जो गैर प्रबंधकीय स्तर है, श्रमिक लोग है, कर्मचारी लोग है, वो लोग अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं, उसके बारे में हम लोगों को रिपोर्टिंग दो और देखो क्या वहां पे कोई कमी है, निरीक्षण करो, पता लगाओ, देखो कि भाई सब लोग अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यही सब चीजों को बोला जाता है सुपरविजन। क्या बोला जाता है भाई? सुपरविजन। और जो आदमी ये सब कामों को करता है, निरीक्षण उरीक्षण करवाता है, वो कहलाता है पर्यवेक्षक। क्या कहलाता है? पर्यवेक्षक, यानी कि सुपरवाइजर। और एक सुपरवाइजर के द्वारा जो कुछ भी काम किया जाता है वो कहलाता है पर्यवेक्षण, यानी कि सुपरविजन। आया समझ में? तो अब हम लोग को पूछ रहा है पर्यवेक्षण, यानी कि पूछ रहा है सुपरविजन क्या है। तो निरीक्षण करना, देखना कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रबंध के कामों की देखरेख करना, प्रबंध के कार्यों को चलाने में मदद करना। बोल रहा है पर्यवेक्षण साधारण शब्दों में कहें तो अपने अधीनस्थों के कार्य के ऊपर निगरानी रखना ही पर्यवेक्षण कहलाता है। निगरानी रखना, देखना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। पर्यवेक्षण या देखने की प्रक्रिया होती है कि अधीनस्थ अपना कार्य लक्ष्य एवं उद्देश्य के अनुसार कर रहे हैं या नहीं। पर्यवेक्षण निर्देशन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके द्वारा प्रत्येक प्रबंधक अपने अधीनस्थों को कार्य पर निगरानी रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। वह व्यक्तियों से पर्यवेक्षण से संबंधित कार्यों को करता है। जो व्यक्ति पर्यवेक्षण से संबंधित कार्यों को करता है पर्यवेक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पर्यवेक्षक। यहाँ कहा लिखा, ठीक है, पर्यवेक्षक कहलाता है जो ये कामों को करेगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में पर्यवेक्षक की विशेषताएं, कि इसकी भाई विशेषताएं क्या होती है। तो देखो पर्यवेक्षक की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। फिर वही चीज हम डील नहीं किए हैं, आप डील करोगे। ठीक है, पहला विशेषता निर्देशन का महत्वपूर्ण कार्य। बिल्कुल, निर्देशन का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यकता होती है, इसकी सही बात है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, कार्यों के ऊपर निगरानी रखा जाता है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है और प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक पूछता है कि भाई तुमको क्या कोई दिक्कत परेशानी है, क्या चीज नहीं मिल रहा है तुमको, हमको बताओ, हम सब सेटलमेंट करवाते हैं। ठीक है, ये होता है प्रतिपुष्टि। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्लो का आवश्यक पदानुक्रम सिद्धांत को बताइए, यानी मास्लो द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरण के सिद्धांतों को बताइए। अब्राहिम मास्लो, इन्होंने कहा ये कि कोई भी आदमी जब काम करता है ना तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है, और वो 5 चीजों के लिए ही मोटिवेट होता है। उनको यही 5 चीज चाहिए, इन्हीं 5 में से किसी एक को पूरा करने के लिए वो मोटिवेट होके दिन रात काम करता है। उन 5 सिद्धांतों को इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ये है वो 5 सिद्धांत, अच्छा से समझना। सबसे पहला सिद्धांत देखो नीचे से शुरू है। सबसे पहला सिद्धांत जो है वो क्या है? सबसे पहला सिद्धांत होता है हम लोगों का ये सबसे पहला सिद्धांत है, बुनियादी शारीरिक आवश्यकताएं। कोई भी आदमी बुनियादी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए काम करता है। रोटी कपड़ा मकान ये चाहिए, इसके लिए काम करेगा। अब जिसको ये चीज मिल गया वो अब इससे ऊपर के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं, यानी अभी जो वो कमा रहा है फ्यूचर में वो कल को बचा सके, इसलिए वो काम करता है। इसके बाद सामाजिक संबंध, तीसरा कौन सा रिलेशन होता है भाई? सामाजिक संबंध होता है, इसके लिए वो काम करता है। और चौथा होता है सम्मान व पद की आवश्यकताएं। चौथा होता है सम्मान व अपने पद को बचाने के लिए, सम्मान के लिए काम करता है। और जब ये चारों चीज मिल जाता है तो अब सबसे लास्ट में वो काम करता है आत्म प्राप्ति या स्वयं के विकास के लिए। और ये आत्म प्राप्ति का काम वो तभी कर सकता है जब उसका ये चारों का चारों आवश्यकता पूरा हो गया है। इन्हीं 5 सिद्धांतों को फुलफिल करने के लिए कोई भी आदमी जो है वो अभिप्रेरित होकर काम करता है। इन्हीं सिद्धांतों को अब्राहिम मास्लो ने बताए थे। ठीक है, एकदम इजी वे में समझा रहे इसको। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब्राहिम मास्लो एक प्रख्यात यानी प्रसिद्ध अमेरिकी मानववैज्ञानिक थे। उन्होंने 1943 में यानी 1943 में अभिप्रेरण के एक सामान्य सिद्धांत आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने महसूस किया कि लोग की जरूरतों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है जो उन्हें अपने पूर्ति के लिए प्रयास करने को अभिप्रेरित करती है। उनके अनुसार प्रत्येक इंसान के भीतर 5 आवश्यक पदानुक्रम मौजूद होते हैं, जो होते हैं जैसे शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान व पद की आवश्यकताएं एवं आत्म प्राप्ति या स्वयं की विकास की आवश्यकताएं। ये 5 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है कोई भी व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो हो गया। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है ये भी एग्जाम में।
नेतृत्व एवं प्रबंध के बीच अंतर बताइए। और हम बार बार बोलते हैं जब कभी भी अंतर बोलेगा तो टेबल मस्ट रिक्वायर्ड है, तो टेबल में देखो इन सब के बीच अंतर को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, क्रम संख्या, अंतर का आधार, नेतृत्व, नेतृत्व मतलब लीडरशिप, और प्रबंधक यानी कि होता है प्रबंध यानी कि मैनेजर, मैनेजमेंट। लीडरशिप और मैनेजमेंट पे क्या फर्क होता है, लीडरशिप और मैनेजमेंट आया समझ में। चलो क्या फर्क होता है, तो भाई आप देख लो ये फर्क होता है अर्थ, अंतर का आधार में है कार्य, ये क्षेत्र। देखो अर्थ में दोनों का मतलब लिखा गया है। नेतृत्व का मतलब क्या होता है, दूसरे व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने एवं मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया को नेतृत्व है। दूसरों को मोटिवेट किए और दूसरों से काम करवाएं, नेतृत्व। लेकिन जब दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तब ये कहलाता है प्रबंध। ठीक, कार्य यह नेता के द्वारा किया जाता है, नेतृत्व का कार्य नेता द्वारा किया जाएगा, प्रबंध का कार्य प्रबंधक द्वारा किया जाता है। यहाँ गलती से का छूट गया है, ठीक है, यहाँ लिखना का, प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो आगे। क्षेत्र, इसका क्षेत्र सीमित होता है। नेतृत्व का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, क्योंकि हर जगह आप लीडरशिप क्वालिटी नहीं डेवलप कर सकते हो। लेकिन प्रबंध का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक होता है, हर जगह मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा। स्थिरता, स्टेबिलिटी, या अस्थाई, अस्थाई नहीं होती या अस्थाई होती है। अस्थाई मतलब कि हमेशा ये परमानेंट नहीं रहता, ये जो है वो रहता है। अधिकार, नेता के पास औपचारिक अधिकार होता है। एमसीक्यू में पूछता है ये क्वेश्चन, नेता के पास किस तरीके का अधिकार होता है, तो नेता के पास औपचारिक अधिकार होता है। ठीक है, औपचारिक, सॉरी, नेता के पास औपचारिक अधिकार होता है, प्रबंध के पास औपचारिक अधिकार नहीं होता। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आपको देख के बताएंगे एक पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है प्रसंबंध, सभी नेता प्रबंध नहीं, सभी नेता प्रबंधक नहीं होते, सभी प्रबंधक नेता होते हैं। सही बात है, सभी नेता जो है वो प्रबंधक नहीं होता, लेकिन सभी प्रबंधक जो है वो नेता होता है। ये जो पॉइंट नंबर 5 है, हम इसका आंसर आपको नीचे पिन करके बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को थोड़ा सा चेक कर लेना आप लोग बाद में। चलो अब आते हैं लास्ट टॉपिक में, संप्रेषण। बहुत लंबा टॉपिक है ये पूरा। ठीक है, संप्रेषण क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। संप्रेषण मतलब होता है लोगों से बातचीत करना। हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। हम अपने किसी दोस्त को फोन लगा और पूछे क्या रे खाना खाया, तो हम दोनों के बीच भी क्या हुआ, संप्रेषण हुआ, यानी बातचीत। एक आदमी अपने मन की बात, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, दूसरा आदमी पहले तक पहुंचाता है। संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। हम बोलेंगे आप सुनना, आप बोलोगे हम सुनेंगे। देखो क्या बोला, साधारण शब्दों में कहें तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों, विचारों एवं सूचनाओं की अदला बदली करना ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपने बातों एवं विचारों को दूसरों के सामने रखता है और उसे अपने विचारों को समझने की कोशिश करता है। अन्य शब्दों में कहें तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच बातचीत करने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहा जाता है। इसे संदेशवाहन भी कहा जाता है। ठीक, अब इसका संदेशवाहन का कुछ कुछ जो है वो परिभाषा है कि किसने संप्रेषण के बारे में क्या कहा, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, संप्रेषण के लक्षण अथवा विशेषताएं। तो पहला, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, संप्रेषण लगातार चलती रहती है, बातचीत करना हमेशा होता रहता है। सर्वव्यापी कार्य, इसका जरूरत सब जगहों पे होता है, क्योंकि जब तक संप्रेषण नहीं होगा तब तक एक दूसरे के बातों को आदमी कैसे पहचानेगा। ठीक है, इसके बाद विचारों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सही है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल सही है। आपसी समझ बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। इन सबको डील करना, बार बार बोल रहे हैं, विशेषता महत्व को डील करना है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्रेषण प्रक्रिया को स्पष्ट पूर्वक बताइए। जब एक आदमी दूसरे से कम्युनिकेट करता है तो किस तरीके से वो कम्युनिकेट करता है, इस ड्राइंग को आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहला होता है वो आदमी जो अपने बात को बोल रहा है, यानी कि प्रेषक, सेंडर। एक सेंडर दूसरे को मैसेज दे रहा है, कुछ बोल रहा है। तो एक आदमी जब बोल रहा है तो दूसरे को वो क्या दे रहा है, कोई मैसेज दे रहा है। ठीक, ठीक है। अब जब वो दूसरे के सामने वो मैसेज दे रहा है तो वो मैसेज किस चीज से देगा। हम अगर आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम लोग के आपके बीच अभी जो कांटेक्ट बना हुआ है वो मोबाइल के कारण, इंटरनेट के कारण, यूट्यूब के कारण बना हुआ है। ठीक है, तो यही कहलाता है माध्यम, मतलब किसके द्वारा आ रहा है वो बात। और हम जो बात आपको बोल रहे हैं वो मेरा होता है प्रतिलिपि। क्या होता है मेरा, प्रतिलिपि। हम अब बात बोले, किसको बोले, आपको। तो जो आपको बोले, आप होगे प्राप्तकर्ता। अब आप मेरे बातों को समझ लोगे तो बोलेंगे आप उसी चीज को क्या कर दिए, डिकोड कर दिए, यानी कि व्याख्या। हम जो चीज बोले लिपिबद्धकरण, और जब आप उसको समझ गए तो वो होता है आपका व्याख्या।
ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि हमको आपको कुछ बोलना है, हम आपको कुछ समझा रहे हैं, हम आपको कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम दोनों के बीच जो है वो सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा शोर है, हम लोगों के बीच सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया भाई? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, शोर है। तो बीच में प्रेषक और संदेशवाहन के बीच जो है वो बहुत ज्यादा शोर होता है, नॉइज होता है, जिसके कारण जो है वो बात सही तरीके से नहीं हो पाता है। और जब आप मेरे बातों को समझ गए तो आप हमको क्या दोगे? फीडबैक जो है आप हमको भेजोगे कि नहीं ठीक से बोलो, समझ में नहीं आ रहा है। ये सब, इस ड्राइंग को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग है, ये बना लिया आपको नंबर मिल जाएगा अच्छा से। ठीक है, हो गया। चलो, बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, बहुत लंबा चैप्टर है ये पूरा। आगे आते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है संप्रेषण के प्रकार। तो बेसिकली संप्रेषण जो है वो दो प्रकार का होता है, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। अब औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में थोड़ा सा आपको समझना है कि जो औपचारिक संप्रेषण होता है वो नीचे से ऊपर की ओर भी जाता है, ऊपर ऊपर से नीचे की ओर भी आता है, नीचे से ऊपर की ओर भी जाता है, समतल होता है, कहीं भी जाता है। और अनौपचारिक संगठन में सब, इसको छोड़ दो, इसको अभी नहीं समझो, ये समझ में नहीं आएगा। अगर देखो, एक औपचारिक और अनौपचारिक संगठन होता है ना, औपचारिक संगठन में जो संप्रेषण होता है वो औपचारिक संप्रेषण है, और जो अनौपचारिक संगठन में जो संप्रेषण होता है वो अनौपचारिक है। इतना याद रखना, ठीक है। चलो, इसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में क्या क्या अंतर होता है? सेम वही चीज बोल रहे हैं बार बार। अंतर जब भी आप करोगे टेबल के बेस पे करोगे, टेबल के बेस पे करोगे, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। और बहुत लंबा चैप्टर है ये, तो आप एक बार इसका जो है अंतर का आधार को नोट डाउन करना और पढ़ना। अगर पढ़ करके आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता देना कि सर क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार फिर से एक्सप्लेन करके हम लोग को बता दीजिए, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छा से आप लोग नोट डाउन कर लो और पढ़ो। पढ़ते ही आपको एक बार में ही जो है ये समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना कि सर 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को एक बार एक्सप्लेन कर दो। आप लोग का कमेंट आएगा, कमेंट आते ही हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम आप लोगों को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वीडियो बहुत लंबा इसलिए बना क्योंकि भाई बड़ा लंबा चैप्टर है ये और काफी ज्यादा चीज है यहाँ पे बताने के लिए, इसलिए थोड़ा सा लंबा बना, ठीक है। चलो, बाय।